देखिए डाइजेस्टिव जूसेस मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव जूसेस हमें बकल कैविटी में भी मिलेंगे, स्टमक में मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। तो बकल कैविटी का हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो है सलाइवा, ठीक है, जिसको आप हिंदी में लार बोलते हैं। ठीक है, सलाइवा। सलाइवा की खास बात क्या है? इट इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटियोलिटिक? प्रोटियोलिटिक मतलब होता है मेन। तो इट इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द बकल कैविटी, यानी कि ये बकल कैविटी का मेन एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द बकल कैविटी। दूसरी बात, इट कंटेन्स, मतलब सलाइवा मिक्सचर है कई चीजों का, ठीक है। किसका इसका मिक्सचर है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है और बाइकार्बोनेट आयंस भी हो सकते हैं। उसके बाद इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स। एंजाइम्स दो टाइप के, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम्स। तो जो आपका सलाइवा है ना, ये दो चीज का मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स में ये और एंजाइम्स में सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स किस काम में आते हैं, तो दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। एक बात मैंने कल आपको बताई थी, वो था पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, तो मैंने देखिए मैं बता देता हूं ब्रीफ में आपको। ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स का होता है, एक्टिव, पैसिव। एक्चुअली तीन होता है, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, 11th में जानना है। पैसिव के बारे में कल मैंने बात कर लिया था, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट होता है, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट, मतलब चीजें हायर से लोअर की तरफ जाती हैं, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट ग्रेडियंट, मतलब चीजें लोअर टू हायर जाएंगी, चीजें लोअर टू हायर। अब आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने घर पे पंप का, वाटर पंप आता है ना, जब आपको ऊपर टैंकर से नीचे के लिए पानी चाहिए होता है, टंकी से नीचे के बाथरूम के लिए या किचन के लिए पानी चाहिए होता है, तो क्या आप कोई फोर्स लगाते हो? क्या कोई फोर्स नहीं लगाते हो, हायर से लोअर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी। लेकिन जब आप पानी को चढ़ाते हो तब देखिए एनर्जी लग रही है ना वहां पर आपको, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, जब चीजें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी तो क्या लगेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब वो बात कर सकते हो कि सर वो तो कहीं और से आ रहा है जहां और ज्यादा पानी है, लेकिन हम उस कंसेप्ट वहां एरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ जहां से पानी चढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो मूवमेंट ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, वो भी मैंने आपको टोनिसिटी बताई नहीं, आप अभी यहां से समझो, आगे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत सारे एग्जांपल आएंगे तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स का काम तो आपको समझ में आ गया, मेनली इनका काम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है। दूसरा है एंजाइम्स, दो टाइप के थे, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम। अब सलाइवरी एमाइलेज का काम कहां पे है? तो ये ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। स्टार्च क्या है आपका? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड से माल्टोज में तोड़ा, माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड। ठीक है, तो जब दो मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, जब दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, और कई मोनोसैकेराइड मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपलर है। तो स्टार्च को मुंह में ही सलाइवरी एमाइलेज 6.8 pH। अब व्हाट इज pH अगर आप नहीं जानते हो तो एक हमारे पास pH स्केल है 7, इसके बाहर बेसिसिटी बढ़ती जाती है, मतलब बेसिक करैक्टर बढ़ता जाएगा। एसिड बेस सॉल्ट आप शायद 10th में ही पढ़ोगे, ठीक है, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर अगर बढ़ता चला जाएगा, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 न्यूट्रल है,
7 न्यूट्रल है, जो कि आपका पानी है, पानी न्यूट्रल कंडीशन में है तो 7 pH पे होता है। इधर जैसे आप आते जाएंगे तो बेसिक रिएक्टर बढ़ता जाएगा, ये 14 तक टेबल होती है। तो ये 6.8 क्या है बेटा, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। तो स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में 6.8 pH पे पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है, एक कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है, लाइसोजाइम एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। लाइसोजाइम जो है वो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है और आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है। खाना खाते समय अगर कोई बैक्टीरिया चला भी गया तो पूरी कोशिश रहती है कि लाइसोजाइम उसको मुंह में ही डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, इसके बाद जब मैंने एसिड बेस सॉल्ट बताया तो मुझे याद आया, आप केमिस्ट्री के लिए, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री के लिए यू हैव टू फॉलो अपेक्सियन विनय, अपेक्सियन विनय for best chemistry and मधुर सिंह फिजिक्स फॉर बेस्ट फिजिक्स। ठीक है, जैसे आपको बायोलॉजी यहां पढ़ा रहा हूं मैं, वैसे सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री और वैसे सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। ठीक है, तो एसिड बेस सॉल्ट इस बार है तो उसमें आप एसिडिक बेसिक के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो ये तो था हमारा डाइजेस्टिव जूस में बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी में इतना ही सिर्फ होता है, बकल कैविटी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टमक। नेक्स्ट वी कम टू स्टमक। तो स्टमक में क्या है, तो स्टमक इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक रिलेटेड टू स्टमक। जब हम गैस्ट्रिक सेल्स कहेंगे तो आप समझिए स्टमक के सेल की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक के ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो गैस्ट्रिक रिलेट्स टू स्टमक। ठीक है, बोलते हैं ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो मतलब स्टमक से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको। ठीक है, तो इट हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 टाइप ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके पास है, उसके बाद 3 टाइप के सेल हैं, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 टाइप के सेल हैं। नंबर 1 म्यूकस नेक सेल, सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल, जो सीक्रेट करेगी क्या, म्यूकस। सीक्रेट क्या करेगी, म्यूकस। देखिए, अगर आप म्यूकस के बारे में नहीं जानते हो तो मैं इसकी खास बात बता दूं। जब आपको रनिंग नोज होता है जुकाम में तो एक वाटर ट्रांसपेरेंट निकल के आता है, ट्रांसपेरेंट वाटर लाइक सब्सटेंस जो नीचे की तरफ गिरता चला आता है। ठीक है, वो है म्यूकस। ठीक है, आपके नोज से जो सेमी सॉलिड निकलता है वो म्यूकस विथ इंप्योरिटीज है, म्यूकस विथ इंप्योरिटीज। प्योर म्यूकस एकदम रनिंग निकलेगा और ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, वही आपके नोज में होता है, वही जो आप रेस्पिरेशन के टाइम पे डस्ट पार्टिकल्स उसी में ट्रैप हो जाते हैं और उस वजह से वो सेमी सॉलिड या कभी कभी एकदम सॉलिड हो जाता है। ठीक है, लेकिन म्यूकस ओरिजिनली क्या है, वही है जो आपको रनिंग नोज में व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट लिक्विड आता है। ठीक है, तो म्यूकस नेक सेल निकालती है क्या, म्यूकस। इसका काम क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। म्यूकस नेक्स्ट है पेप्टिक और चीफ सेल, ये भी एक सेल का नाम है, विच सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन। प्रो मतलब होता है प्रीवियस, एंजाइम से प्रीवियस, एंजाइम है एक्टिवेटेड, इससे पहले इनएक्टिवेटेड। तो ये पेप्सिनोजेन 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो पेप्सिन और दूसरा जेन, पेप्सिन को जनरेट करने वाला। तो ये पेप्सिन को जनरेट करने वाला है, पेप्सिन नहीं है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है पेप्सिन और एक है जेन। जेन मतलब होता है जनरेटिंग। ठीक है, तो ये पेप्सिन को जनरेट करेगा और कैसा एंजाइम है, प्रो एंजाइम। तो मतलब ये भी क्या है, इनएक्टिवेटेड। क्या है, इनएक्टिवेटेड। ठीक है, खास बात इसकी क्या है, दिस इज द प्रोटियोरेटिक एंजाइम ऑफ स्टमक। पहले आपने सलाइवा के बारे में पढ़ा था, प्रोटियोरेटिक एंजाइम ऑफ बकल कैविटी, मैंने मेन एंजाइम ऑफ बकल कैविटी। और यहां पर इन तीनों में भी ये मेन है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, जो कि मेन एंजाइम ऑफ स्टमक है। तीसरा हम आते हैं पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स में। पैराइटल या ऑक्सिंटिक सेल्स ये क्या सीक्रेट करती हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सीक्रेट करती हैं, HCl। और इसका pH पता है कितना होता है बेटा, 1.8। और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है या बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमारे स्टमक के लिए। ठीक है, इसका pH 1.8 है। 1.8 pH हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है।
ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि आप चिकन खाते हो और वो पच जाता है, तो आपका पेट क्यों नहीं पच जा रहा है? वो भी तो मसल्स का ही बना हुआ है, वो भी तो फ्लैश ही है। फ्लैश जो आप खाते हो, इवन आप रॉ फ्लैश भी खा लोगे तो भी वो पच जाएगा। तो फिर आप सोचोगे यार हमारा पेट क्यों नहीं पचता है? तो हमारे पेट, क्योंकि हमारे जो फ्लैश हम खा रहे हैं उसको पचाता कौन है? मेन HCl। आप किसी भी तरीके का खाना खाओ, हल्दी डाल के तो पीला कलर का आएगा, किसी भी रंग बिरंगे खाना खाओ, आप कैसा भी खाना खाओ, हरी सब्जी खाओगे हरा हरा कलर जाएगा, कैसा भी आप खाओ, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग 1 से 1.5 घंटे बाद हुई तो वॉमिटिंग वो व्हाइट कलर की ही होती है, सारे कलर वगैरह गायब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस HCl। बिकॉज ऑफ दिस HCl ये सब को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, हाईली करोसिव है। तो फिर हमारा स्टमक बचता कैसे है? तो मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा। ये बंदा बचाता है म्यूकस। हमारे स्टमक की जो सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग है, उस लाइनिंग को बोलते हैं म्यूकोसा। यार मैं धीरे धीरे 11th पे जा रहा हूं, मैं रोक रहा हूं बहुत अपने आप को, ठीक है। तो हमारे स्टमक की इनर मोस्ट लाइन होती है, उसका नाम होता है म्यूकोसा, ठीक है। और वो म्यूकोसा लाइन निकालती है म्यूकस, म्यूकस नेक्सेल भी निकालता है, और यही म्यूकस विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट्स, यानी म्यूकस प्लस SCO3 माइनस, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट, ये हमें बचाता है किससे? HCl से। इज दैट क्लियर? अब देखो रोल ऑफ HCl क्या है हमारे यहाँ, pH इसका 1.8, हाईली एसिडिक इसको बोलते हैं, हाईली एसिडिक, ठीक है। उसके बाद क्या है? वर्क्स एज एंटीबैक्टीरियल। तो जो बच गए थे लाइसोजाइम से, सलाइवा में जो लाइसोजाइम से बच गए थे उनको ये मार देता है। एक्टिवेट्स प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, याद आया मैंने बताया था ये इनएक्टिवेटेड था, तो इसको एक्टिवेट करेगा, किस फॉर्म में ले जाएगा? पेप्सिन। अभी आगे रिएक्शन बताऊंगा। प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये पेप्सिनोजन जो है ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कौन कर रहा है? HCl। और चौथा क्या है? वर्क्स एज प्रिजर्वेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव? अचार में मम्मी सरसों का तेल डालती है ढेर सारा, ठीक है, तो वो क्या वर्क करता है? अचार को बचा के रखता है बैक्टीरिया के एक्शन से, तो वो क्या है? प्रिजर्वेटिव। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स जो पैकेट वाले आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है, तो वो क्या करते हैं? बचा के रखते हैं फूड आइटम को खराब होने से। सेम थिंग ये करता है, क्योंकि आपका फूड 4 से 5 घंटे रहता है स्टमक में। लेक्चर 1 बताया हूं, जाके सुनिए अगर आप नहीं देखे हैं तो वर्क्स एज प्रिजर्वेटिव। 4 से 5 घंटे स्टमक में रहता है फूड आपके, तो उस समय स्टमक को बचाता कौन है? HCl। अरे सॉरी, फूड को बचाता कौन है? HCl। इसीलिए क्या बोला है लास्ट में? वर्क्स एज प्रिजर्वेटिव। देखिए स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूस था, स्टमक में हमने बात कर लिया था HCl के बारे में, रोल ऑफ HCl की बात हमने कर ली थी। हमारे यहाँ पास अभी 2 चीज बची है, एक तो म्यूकस बचा है, म्यूकस के बारे में बात करनी है, और दूसरी जिस चीज के हमें बारे में बात करनी है वो है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं म्यूकस की। तो म्यूकस में लिखा है म्यूकस विद द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट्स प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो मैंने आपको पहले बताया था कि म्यूकस बचाता है हमें HCl से, ठीक है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। एक्शन ऑफ HCl से म्यूकस बाइकार्बोनेट्स की हेल्प लेके हमारे इनर लाइनिंग को बचाता है। तो म्यूकस का काम भी क्लियर हो गया। नाउ कम टू प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। तो पहली बात, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको HCl 1.8 pH पे कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। रोल ऑफ HCl मैंने लिखवाया है, ठीक है, कन्वर्टिंग प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन इनटू एक्टिव पेप्सिन। तो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। पेप्सिनोजन का एक्टिव फॉर्म पेप्सिन है। अब क्या है? प्रोटीन्स आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड हियर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। स्टमक की बात कर रहे हैं हम लोग। स्टमक में जो आपका प्रोटीन है वो कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड मतलब कुछ हद तक। तो प्रोटीन्स आर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड हियर इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। कैसे? देखिए, प्रोटीन पेप्सिन की प्रेजेंस में pH अगेन 1.8 ही सही, 1.8 ही सही रहेगा। pH 1.8 पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में ब्रेक कर देता है। किसमें? पेप्टोन्स और
प्रोटीएजेस में। ठीक है, अब एक और हार्मोन निकलता है बच्चों में स्टमक में, रेनिन। ठीक है, रेनिन की हम लोग बात करेंगे। ये रेनिन इन्फेंट्स में सिक्रीट होता है, हमारे में नहीं होता, मतलब एडल्ट में नहीं होता है। रेनिन इन्फेंट्स में ज्यादा होता है और मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करता है। ये मिल्क प्रोटीन को ब्रेक करता है। मिल्क प्रोटीन का नाम है, अगेन आई एम गिविंग अप, केसीन। केसीन को ब्रेक करता है पैराकेसीन में। आगे की बात हायर क्लासेस में है। ठीक है, तो ये रेनिन जो है ये इन्फेंट्स में सिक्रीट होता है ज्यादा, जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो इनका सिक्रेशन खत्म होता जाता है, क्योंकि हम लोग मिल्क का कंजम्पशन कम करने लगते हैं। मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, मिल्क प्रोटीन का नाम है केसीन, CASIEN। केसीन प्रोटीन को तोड़ता है पैराकेसीन में। ठीक है, तो ये तो था हमारे स्टमक में, स्टमक का काम खत्म हो गया। फिर हम बात करेंगे लिवर की। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, इसके बारे में आप भी जानते हैं, हो सकता है इससे पहले जानते रहे हो। सिक्रीट करता है बाइल जूस, और बाइल जूस का मेन फंक्शन है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो ये फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है। बाइल जूस जो है वो बाइल डक्ट की मदद से, आगे बताओ, बाइल डक्ट की मदद से। लिवर के बाद हमारे पास टॉपिक है पैनक्रियास। पैनक्रियास सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस नेचर में कैसा होता है बेटा? अल्कलाइन। कैसा होता है? अल्कलाइन। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में आता है, लेकिन हायर क्लासेस के लिए क्वेश्चन है, व्हाई अल्कलाइन? तो बेटा फूड आ रहा है स्टमक से, स्टमक में वो क्या था? एसिडिक, और हर समय हर ऑर्गन एसिडिक कंडीशन में काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसको न्यूट्रल कभी कभी चाहिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आपको न्यूट्रल चाहिए, तो ये पैनक्रियाटिक क्या होता है? अल्कलाइन। तो वो एसिडिक और अल्कलाइन को मिक्सअप करके न्यूट्रल बना देगा। तो सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस जो कि अल्कलाइन नेचर में होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट से, ये बाइल जूस बाइल डक्ट से, ये दोनों मिक्सअप होते हैं और एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो मतलब हुआ लिवर, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हिपैटो रिलेट करता है लिवर से। पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज, और डक्ट मतलब डक्ट। डक्ट मतलब नली, इसको हिंदी में बोलते हैं नली, है ना, एक वे है। तो लिवर और पैनक्रियाज के वे को मिलाने वाले हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये अपना सिक्रीशन पोअर इनटू मतलब गिराते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें बहुत सारे नाम है बेटा। पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और जूस निकलता है सकस इंटेरिकस, ठीक है, उसका भी नाम मैं नहीं लूंगा यहां पर क्योंकि वो सब हायर स्टडीज में है, लिख दे रहा हूं बस, सकस इंटेरिकस, सकस इंटेरिकस, ये सब चीजें निकलती हैं। अल्टीमेटली वो करते क्या है, मैंने यहां पर लिख दिया है। अल्टीमेटली पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, उसको तोड़ते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हैं। प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स 20 टाइप की होती हैं, वो फिर 11th का क्वेश्चन है। फैट को तोड़ते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में। तो फाइनली ये आपका ब्रेक डाउन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और ये सारा ब्रेक डाउन जो हो रहा है ये सब इनकी मदद से होता है, पैनक्रियाटिक जूस की मदद से। ये सारा ब्रेक डाउन जो हो रहा है ये सब पैनक्रियाटिक जूस की मदद से होता है। फैट का ब्रेकडाउन बाइल जूस भी करता है, फैट का ब्रेकडाउन में बाइल जूस भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का था, स्टमक का था, इससे पहले बगल के अभी हमने पढ़ लिया था, डाइजेस्टिव जूसेस खत्म,
डाइजेशन वाला पोर्शन खत्म, अब आएगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये रादर छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस। अब देखिए एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस में क्या है। तो एब्जॉर्प्शन की जब बात करेंगे तो आफ्टर डाइजेशन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स। सिंपलर, जैसे पॉलीसैकेराइड को तोड़ा था हमने मोनोसैकेराइड में, फैट को तोड़ा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को तोड़ा था अमीनो एसिड में, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा था नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में। ठीक है, तो दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल, नाउ दे आर रेडी टू बी यूटिलाइज्ड। अब वो यूटिलाइज करने के लिए, मतलब हमारी बॉडी के लिए काम के हैं। अब जो यूटिलाइज काम करने के लिए हैं, तो दे पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी वॉल? जिसमें ब्लड कैपिलरीज होंगी एंड एंटर इनटू द ब्लड। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे कहां चला जाएगा? ब्लड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर डन थ्रू ब्लड कैपिलरीज। सबका एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज से होगा, एक्सेप्ट एक बंदे का एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज से नहीं हो पाता है, अब वो है फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन ब्लड से नहीं हो पाता है। क्यों? फिर कैसे होता है? ये सब 11th का पार्ट है। ठीक है, विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियल्स, है ना। तो ब्लड कैपिलरीज से नहीं हो पाता है, तो इनका एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स से होता है। और लैक्टियल्स क्या है? लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल। ठीक है, नेक्स्ट एक खास बात है, walls of small intestine has finger-like projection which are called villi which increases the absorptive surface area। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे विलाई होता है और विलाई का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाना। देखिए कैसे, ये मान लीजिए विलाई है मेरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगी? जब फूड आया, स्पेस चाहिए, देखिए स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। देखिए ये पहले इतने स्पेस में था, अब इतने में है। ये मेरा एक हाथ है, ऐसे नहीं जाने कितने न्यूमरस मिलियंस ऑफ विलाई है, तो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। और लोग जगह भी कितनी ले रहे हैं? सिर्फ इतनी। काम कितने का कर रहे हैं? इतने का। तो विलाई होना बहुत प्रॉफिटेबल है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यही विलाई होती है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। इन्हीं विलाई का स्टमक में नाम होता है रूगे, RUGAE, रूगे, हायर क्लास का इधर। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन बता दिया आपको। देखिए फिर एसिमिलेशन ऑफ ह्यूमंस। तो एसिमिलेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यहां पर होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स dissolved in blood are carried to all part of the body where they are utilized। तो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में भी एब्जॉर्ब किया था आपने एब्जॉर्प्शन में, उनको सेल्स तक ले जाया जाता है जहां पर वो यूटिलाइज होते हैं। कैसे यूटिलाइज होते हैं ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन या बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग कन्वेड टू द सेल्स फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। कैसे यूटिलाइजेशन होते हैं? दो तरीके हों, लेकिन इसमें मतलब ब्रेकडाउन कैसे होता है वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। क्या क्या होता है? फॉर बिल्डिंग अप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। तो ये बिल्डिंग अप, ये ग्रोथ तक होता है, जब आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही है तो ये ग्रोथ फेज में होती है। और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, जब आपको कभी चोट लग जाती है तो उसकी जगह पर नई सेल्स आती हैं, तो उन सब के लिए। और दूसरा फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, यही वाला पोर्शन में कह रहा था हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। Digestion in humans, undigested waste product, the undigested food is then collected in large intestine where water is absorbed and remaining waste is expelled out of the body। ठीक है, तो लेक्चर 2 हमारा यहीं पे फिनिश होता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस आपने पढ़ लिया। लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ओके, टिल देन बाय बाय, बी सेफ एंड बी हैप्पी।